डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोशी कॉलेज खगड़िया, आज के अपने इस ई क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह ई लेक्चर खासकर एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 2 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी एमए सेमेस्टर 2 के छात्र या छात्राएं जानते हैं कि सेमेस्टर 2 के अंतर्गत आप सभी को कुल 6 पेपर्स पढ़ने हैं। इन 6 पेपर्स में 5 कोर कोर्स है और एक इलेक्टिव कोर्स है, और उन 5 कोर कोर्स के तहत जो छठा पेपर है वह है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन 1919 एंड 2000। तो आज इस छठे पेपर के तहत जो पहला यूनिट है या पहला क्रेडिट है, जो कि है पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट डेवलपमेंट्स, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गतिविधियाँ या डेवलपमेंट्स। इस यूनिट 1 के तहत जिस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह टॉपिक है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, अर्थात पेरिस शांति समझौता या सम्मेलन। यह टॉपिक न केवल एमए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, बल्कि बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए आप लोगों के समक्ष मैं पेरिस शांति समझौतों के कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालता हूँ। ये आपको अपने लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि यह संधि किस प्रकार की थी, इसमें क्या क्या प्रावधान थे और आगे इनका क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। यह युद्ध 2 गुटों या यूँ कह लें 2 दलों के मध्य लड़ा गया था। एक गुट में जहाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा टर्की थे, तो दूसरे गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस इत्यादि शामिल थे, जिसे कि मित्र राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। अगर आपके पास उपलब्ध अपने एटलस में या मैप के माध्यम से वर्तमान यूरोप की स्थिति को देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वर्तमान स्थिति यूरोप की कैसी है। और जिस टॉपिक पे चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ, और उससे यह जानकारी मिल जाएगी कि पहले की भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी और किन किन प्रदेशों का बाद में उदय हुआ होगा, इत्यादि इत्यादि। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगी राज्य पराजित हुए थे। पराजित होने के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के बाद उनके साथ शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में 1919 में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे कि पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस पेरिस शांति सम्मेलन के तहत विजित या यूँ कह लें मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियाँ की थी, आइए उसके नाम जानते हैं।
इसमें पहला नाम आता है वर्साई की संधि का, दूसरा नाम सेंट जर्मेन की संधि, तीसरा नाम न्यूली की संधि, चौथा नाम त्रियानो की संधि और पांचवा नाम सेवरे की संधि। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ की गई थी, त्रियानो की संधि हंगरी के साथ की गई थी और सेवरे की संधि टर्की के साथ की गई थी। इस प्रकार ये सभी संधियां संयुक्त रूप से शांति समझौता कहलाती हैं। इन समस्त संधियों के माध्यम से मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार करते हुए अत्यंत कठोर शर्तें रखी थी, जिसे स्वीकार करना किसी भी राष्ट्र के लिए प्रायः असंभव था। किंतु फिर भी पराजित राष्ट्रों को इन्हें स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा था। इन समस्त संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो जिम्मेदार राष्ट्र था वह जर्मनी था। इसलिए जर्मनी के साथ काफ़ी कठोर और अपमानजनक संधि की गई थी। आइए अब थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत होने से पूर्व जर्मनी के चांसलर, जिनका नाम था बिस्मार्क, उनकी नीतियों और उनकी सोच को समझते हैं, जिससे कि आप लोग तत्कालीन यूरोपीय परिदृश्य से अवगत हो पाएंगे। बिस्मार्क जो कि जर्मनी का चांसलर था, ने अपने कार्यकाल में अपने प्रतिद्वंदी फ्रांस को कोई मित्र नहीं मिलने दिया था। अर्थात अपनी कूटनीति से उसने अन्य राष्ट्रों के साथ फ्रांस की संधियां नहीं होने दी थी। बिस्मार्क कूटनीति में इतना कुशल था कि उसकी कुशलता के कारण सम्राट विलियम उसे बाजीगर कहता था। इस संबंध में सम्राट विलियम का एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह यह था कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो अपने साथ 5 गेंदों, यहाँ 5 गेंदों से तात्पर्य 5 देशों से है, और ये देश थे ऑस्ट्रिया, रसिया, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। मैं फिर से वो कथन रिपीट करता हूँ, जो कि सम्राट विलियम के द्वारा बिस्मार्क के बारे में कहा गया है कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों यानी कि ऑस्ट्रिया, रसिया, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से खेल सकता था, और जिसमें से कम 2 गेंदें सदा हवा में रहती थी। इससे आप बिस्मार्क की कूटनीति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिस्मार्क किस तरह एक साथ कई देशों से कूटनीतिक संबंध बनाकर अपने देश के बारे में सोचा करता था और अपने देश को आगे विकास के मार्ग पर ले जाना चाहता था। वास्तव में बिस्मार्क की गुटबंदी की नीति के कारण ही जर्मनी के विरुद्ध दूसरा गुट बना और अंत में संपूर्ण यूरोप 2 सशस्त्र एवं शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने गुटबंदी के द्वारा यूरोप में विषम राजनीतिक वातावरण उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए बिस्मार्क प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की स्थिति को यहाँ काफ़ी संक्षिप्त में समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह कि
प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ प्रमुख राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली इत्यादि के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन थे, ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंसो थे और इटली के ऑरलैंडो थे। चूँकि इन सभी राष्ट्राध्यक्षों का नाम आगे आपको सुनाई देगा, इसलिए इनकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक था। आइए फिर से पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत की गई संधियों पर चर्चा करते हैं। इन संधियों के अंतर्गत सबसे पहले वर्साय की संधि पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि एक बृहद प्रलेख अथवा दस्तावेज था, जिसमें लगभग 440 धाराएं थी। इस संधि के द्वारा जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं में घोर परिवर्तन किया गया था। आइए अब परीक्षा में उत्तर लेखन की दृष्टि से इस संधि के प्रावधानों को मुख्यतः 4 बिंदुओं में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस संधि के प्रावधानों को 4 भागों में बांटना हो या 4 मुख्य बिंदु बनानी हो, तो पहला बिंदु इसमें बनाया जा सकता है कि यह संधि अपमानजनक एवं कठोर शर्तों वाली आरोपित संधि थी। दूसरा बिंदु, जर्मनी में प्रजातंत्र की स्थापना बलपूर्वक की गई थी, अर्थात जर्मनी में प्रजातंत्र की बलात् स्थापना। तीसरा, यह संधि 3 विरोधी आदर्शों में संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। चौथा, यह एक विश्वासघाती संधि थी। अब एक एक करके इन बिंदुओं के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला, वर्साय की संधि अपमानजनक एवं कठोर शर्तों वाली आरोपित संधि थी। दरअसल वर्साय की संधि का मूल उद्देश्य जर्मनी को सदैव के लिए पंगु बना देना था। संधि के निर्माता जर्मनी को भविष्य के लिए एक सबक सिखाना चाहते थे। इसी के तहत जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थोपी गई तथा उस राशि को नहीं चुका पाने की स्थिति में जर्मनी के इलाकों को कब्जे में कर लेने की धमकी भी दी गई। क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों ने बड़े ही अपमानजनक रूप से जर्मनी को निशस्त्र कर दिया, जबकि वे सभी राष्ट्र स्वयं सशस्त्र बने रहे। जर्मनी की जल, थल और वायु सेनाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया तथा उसके उपनिवेश छीन लिए गए। जर्मनी का 2 महत्वपूर्ण प्रदेश, जिसमें एक का नाम था सार प्रदेश, दूसरा का नाम था राइनलैंड। जर्मनी के महत्वपूर्ण सार प्रदेश को मित्र राष्ट्रों ने 15 वर्षों के लिए अपने अधिकार में ले लिया और उसके राइनलैंड क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए वहाँ पर मित्र राष्ट्रों ने अपनी सेनाएं रख दी। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध छेड़ने का संपूर्ण दायित्व या संपूर्ण जिम्मेदारी जर्मनी पे डाल दिया गया। वर्साय की संधि का एक बड़ा दोष यह था कि इसकी शर्तें एक पक्षीय थी। कहने का अर्थ यह है कि इस संधि में पारस्परिकता और समानता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी गई थी। इसमें पराजित पक्ष पर तो अनेक शर्तें लागू की गई थी, किंतु विजेताओं को उनसे पूर्णतः मुक्त रखा गया था। दरअसल वर्साय की संधि
एक आरोपित संधि थी, जो कि एक संधि न होकर एक आदेश था। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि संधि के दौरान जर्मन प्रतिनिधियों को कभी भी मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सामने नहीं लाया गया, जो कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए अपमान का विषय था। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं, वह था जर्मनी में प्रजातंत्र की बलात् स्थापना या बलपूर्वक स्थापना। वर्साय की संधि ने जर्मनी में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था बलात् आरोपित की थी, क्योंकि मित्र राष्ट्र किसी भी निरंकुश शक्ति के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसा करते समय वे भूल गए थे कि लोकतंत्र वहीं चिरस्थायी हो सकता है जहां उसका धीरे धीरे स्वतः विकास हुआ हो। अर्थात लोकतंत्र को जबरदस्ती किसी देश पर थोपा नहीं जा सकता है। चूँकि जर्मनी की जनता राजतंत्र की अभ्यस्त थी, अतः यूरोप के कई देशों में प्रचलित लोकतंत्र को जर्मनी की जनता अपना नहीं सकी। और यही कारण है कि जहाँ एक ओर वर्साय की संधि ने जर्मनी में सम्राट कैसर की निरंकुश शक्ति का अंत कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर आगे चलकर हिटलर की तानाशाही के रूप में वह शक्ति शीघ्र ही पुनर्जीवित हो उठती है। अब तीसरा बिंदु है, यह संधि वस्तुतः तीन विरोधी आदर्शों में संघर्ष की स्थिति को दर्शाती है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि वर्साय की संधि में दरअसल तीन विरोधी आदर्शों का संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष वुडरो विल्सन के उच्च आदर्शवाद, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष लॉयड जॉर्ज के अवसरवाद और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज क्लेमेंसो के राष्ट्रवाद में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं था। उदाहरण स्वरूप, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के हितों में टकराव होता रहता था। ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य विश्व नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। अमेरिका और जापान के मध्य व्यापार वाणिज्य संबंधी विवाद होता रहता था तथा इसके साथ साथ मित्र राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक गुप्त संधियां होती रहती थी। वर्साय की संधि में इन्हीं विभिन्न संघर्षों की झलक देखने को मिलती है। अब अगला बिंदु जो कि है विश्वासघाती संधि, यानी कि वर्साय की संधि एक विश्वासघाती संधि के रूप में थी। आइए अब इसे समझते हैं। वर्साय की संधि पर जर्मनी का सबसे बड़ा आरोप यह था कि यह उसके साथ घोर विश्वासघात था। दरअसल संधि की रचना करते समय मित्र राष्ट्रों ने उन वचनों का पालन नहीं किया जो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम में निहित थे। यहाँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना की दिशा में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जिन 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था, उसे ही विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है। यहाँ उसी विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र जर्मनी करता है और जर्मनी का साफ कहना था कि उसने वुडरो विल्सन के सिद्धांतों और 14 शर्तों पर आत्मसमर्पण किया था, लेकिन वर्साय की संधि में इसका खुला उल्लंघन हुआ है।
इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वर्साय की संधि अपने आप में एक अनोखी संधि थी, जिसके द्वारा जर्मनी का घोर राष्ट्रीय अपमान किया गया था। जाहिर था कि इतनी कठोर और अपमानजनक शर्तों को कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसी असंतोष ने आगे चलकर जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद को जन्म दिया तथा अगले 20 वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध पुनः शुरू हुआ। इसलिए इतिहासकारों द्वारा कहा भी जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही निहित थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वर्साय की संधि केवल 20 वर्षों का एक विराम मात्र था। इसे समझने के लिए यूँ समझें कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस शांति सम्मेलन के होने के 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से पेरिस शांति सम्मेलन या वर्साय की संधि एक 20 वर्षों का विराम साबित होता है। वर्साय की संधि को समझने के बाद अब हम लोग पेरिस शांति सम्मेलन के तहत अन्य संधियों के प्रावधानों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें अगला नाम है सेंट जर्मन की संधि। सेंट जर्मन की संधि, यह संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। चूँकि यह पेरिस के पास सेंट जर्मन नामक स्थान पर हुई थी, अतः इसे सेंट जर्मन संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी थी। साथ ही ऑस्ट्रिया की सेना की संख्या 30,000 निश्चित कर दी गई थी, यानी उसकी सेना की संख्या कम कर दी गई थी। अगली संधि है न्यूली की संधि। यह संधि बुल्गारिया के साथ की गई थी। इस संधि के द्वारा बुल्गारिया की जल सेना समाप्त कर दी गई थी। उसकी सेना की संख्या 10,000 तक सीमित कर दी गई थी। बुल्गारिया का कुछ प्रदेश यूगोस्लोवाकिया को दे दिया गया था। अगला है त्रियानो की संधि। यह संधि हंगरी के साथ की गई थी। इस संधि के द्वारा हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया था। हंगरी की सेना 35,000 तक सीमित कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के समान हंगरी पर भी क्षतिपूर्ति लाद दी गई थी। अब है सेव्रे की संधि। यह संधि टर्की के साथ की गई थी। इस संधि के द्वारा अर्मानिया को स्वतंत्र कर दिया गया था। इसके साथ ही मिस्र, मोरक्को, त्रिपोली, सीरिया, फिलिस्तीन, अरब, मेसोपोटामिया पर से टर्की का अधिकार समाप्त हो गया था। तो हम लोगों ने पेरिस शांति सम्मेलन के तहत वर्साय की संधि, सेंट जर्मन की संधि, न्यूली की संधि, त्रियानो की संधि और सेव्रे की संधि को समझने का प्रयास किया, और आज की इस वीडियो के माध्यम से यह भी देखा कि यह संधि कितना अपमानजनक और एक संप्रभु राष्ट्र के लिए निराश कर देने वाली स्थिति के समान था। और इसी संधि के द्वारा
द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। आशा करता हूँ कि आज का यह लेक्चर आप सभी MA सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के साथ साथ BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।